हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10 से इसका चैप्टर नंबर 3 यानी कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के सभी एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं आज के इस चैप्टर में, आज के इस सेशन में हम लोग इस चैप्टर के सभी एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। आप भी सभी प्रश्नों को तत्काल देखकर तुरंत देने का भी प्रयास करेंगे और अपनी जो है अब तक की जो जर्नी रही इस चैप्टर में उसको आप जांचेंगे, चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। सो बात करें अगर पहले क्वेश्चंस की, तो द सिस्टम वेयर फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, एक ऐसा सिस्टम जिसमें परिवार का जो हेड होता है, जो परिवार का हेड होता है वो फादर होता है। वो क्या होता है? फादर होता है। उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मैट्रियार्की, पैट्रियार्की, मोनार्की या हेरार्की, यानी कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था जिसमें पुरुष प्रधान होता है। क्या होता है? पुरुष प्रधान। हमने पढ़ा था जेंडर एंड पॉलिटिक्स में कि भारतीय जो समाज है वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें पुरुष, मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि जहां पे मेल का डोमिनेशन हो, यानी कि परिवार में मेल का जिसका डोमिनेशन हो, उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पैट्रियार्की। क्या बोलते हैं? पैट्रियार्की। सो इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो लिखा इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं के लिए कितनी सीटें, कहां किस सेक्टर्स में सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। तो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है कि लोकसभा में, दूसरा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, थर्ड आपका कैबिनेट्स में और फोर्थ लास्ट वन इज दैट पंचायती राज बॉडीज में। तो इन तीन चारों पॉइंट्स को देखने के बाद आपको महसूस हो रहा होगा कि आपने जब पढ़ा है रूरल लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, उसमें भी कॉन्सेप्ट और इस चैप्टर में भी आप जेंडर एंड पॉलिटिक्स में पढ़ा है कि महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन अर्बन और लोकल गवर्नमेंट में ऑलरेडी दे दिया गया था, जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के अंतर्गत, और बाद में 33% रिजर्वेशन जो है आपका लोकसभा में और स्टेट असेंबली में भी दे दिया गया वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 के अंतर्गत। यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो हमने पढ़ा था उसके अंतर्गत 33% महिलाओं को जो है आरक्षण लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव में और साथ ही साथ दिल्ली असेंबली में भी दे दिया गया था। तो यानी कि पहले ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है और डी भी ऑप्शन सही, यानी कि पंचायती राज बॉडीज में भी दिया गया है, इसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज में भी दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, लोकसभा में भी, यानी कि ए, बी और डी इसका राइट आंसर है। यानी कि ए, बी, डी अगर देखा जाए तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करें तो व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन, जब हम टॉपिक अगर बात करें इसके, तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। हमने पहले बताया था कि हम लोग 2 फेज में एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पहले फेज में बिल्कुल जनरल और बेसिक क्वेश्चन, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो कि हर टॉपिक से रिलेट करते हुए सीधे हमको दिखेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकेंड फेज में सर्टन रीजन, पिक्चर बेस और जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे एमसीक्यू बिल्कुल हार्ड फॉर्म में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो जब हम बात करें अगर जेंडर डिवीजन की, तो वी यूजुअली रेफर टू अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो, biological difference between men and women, absence of voting rights for women in democracies, unequal rules assigned by the society to men and women। जब हम जेंडर डिवीजन जैसे शब्द को बोलते हैं, जेंडर डिवीजन जैसे शब्द को बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब अनइक्वल जो चाइल्ड सेक्स रेशियो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है, यानी कि सेक्स जो डिफरेंसेस है, क्या हम उसके बारे में बात कर रहे हैं? या फिर हम अब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, यानी महिलाओं को डेमोक्रेसी में जो वोटिंग राइट्स नहीं मिला है, क्या हम उसकी बात कर रहे हैं? या फिर हम बात कर रहे हैं अनइक्वल रूल्स, इसका असाइन किया गया किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा। किसके लिए? मेंस और वुमेन्स के लिए। यानी कि एक सोसाइटी के द्वारा मेल और फीमेल, हम जानते हैं कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया और सेक्स और जेंडर को एक मान लिया गया, जबकि हम लोग जानते हैं सेक्स इज द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर इज अ सोशल एक्सपेक्टेशन एंड सोशल स्टीरियोटाइप। सोसाइटी के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये आपका बायोलॉजिकल नहीं है। यानी कि जब जेंडर डिवीजन जैसे शब्द को हम लोग बोलते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि सोसाइटी ने जो रोल असाइन कर दिए गए हैं, वो भी रोल कितने कैसे अनइक्वल, किसके किसके बीच में? मेंस और वुमेन्स के बीच में, ये होता है जेंडर डिवीजन। ये क्या होता है? जेंडर डिवीजन। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर। वो अनइक्वल रोल जो सोसाइटी ने मेल और फीमेल के आधार पे डिवाइड कर दिया है, ये बात जो है, ये जो प्रोसेस है इज कॉल्ड जेंडर डिवीजन।
यानी सोसाइटी ने जिस तरीके से मेल और फीमेल के आधार पे रोल को असाइन कर दिया कि मेल ये काम करेगा, फीमेल ये काम करेगा, मेल ये काम करेगा, फीमेल ये काम करेगा, वो भी बिल्कुल अनइक्वल तरीके से, यही तो है जेंडर डिवीजन। सो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो लिखा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन। क्या रिजल्ट देखने को मिलता है जब पॉलिटिकल एक्सप्रेशन किया गया जेंडर डिवीजन का, यानी जब जेंडर डिवीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन किया गया तो क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन है हैज हेल्प टू इंप्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ, हैज प्रोवाइडेड अ सुपीरियर स्टेटस ऑफ वुमेन, द पोजीशन रिमेन्स द सेम एज इट वाज एंड नन ऑफ द एबव। क्या स्थिति वैसी रह गई, तो ये ऑप्शन गलत है। सुपीरियर स्टेटस क्या महिलाओं को दे दिया, तो ये भी गलत है। उसने क्या किया, हेल्प किया, किस चीज ने, जब महिलाओं जेंडर इश्यूज को पॉलिटिक्स में जब एक्सप्रेस किया गया तो उनकी स्थिति में, किसकी स्थिति में, वुमेन्स की, महिलाओं की स्थिति जो है इंप्रूव हुई। कहां पर, पब्लिक लाइफ में, कहां पे, पब्लिक स्फेयर में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई जब जेंडर इशू जैसे गंभीर मुद्दे को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया गया। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स इंटरलिंक हो रहे होंगे जो भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, देखा होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो तत्काल आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सभी वीडियोस को बिल्कुल एक सीक्वेंस में जो अरेंज फॉर्मेट में है उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ने वाले हैं। आई होप वो चैप्टर भी आप खूब दबा के पढ़ेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सो स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक की। तो व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म फेमिनिस्ट, यानी कि टर्म फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था फेमिनिज्म क्या होता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट हमें देखने को मिला था जब जेंडर इशू हाईलाइट हुआ था पॉलिटिक्स में। उस वक्त फेमिनिस्ट मूवमेंट तमाम एजिटेशन किए थे, महिलाओं के अधिकार की बात, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड किए थे। तो फेमिनिस्ट का मतलब होता क्या है हम समझ चुके हैं और इसको हम पढ़ चुके हैं। लिखा है हैविंग द क्वालिटीज कंसिडर्ड टिपिकल ऑफ वुमेन, अ पर्सन हु बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन्स एंड मेन, द बिलीव दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल, मेन हु लुक लाइक वुमेन। ऐसा बिलीव जो माने कि मेन और वुमेन्स क्या है, इक्वल है। एक पर्सन जो बिलीव करता है, एक पर्सन जो बिलीव करता है इक्वल राइट्स, किसके, इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी किसके लिए, वुमेन्स और मेंस। यानी फेमिनिस्ट ये क्या है, ये तो आइडियोलॉजी वाला सिस्टम बन गया। फेमिनिस्ट पूछ रहा कौन होता है, तो एक ऐसा पर्सन, वो पर्सन पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो ये बिलीव करता हो किसमें, कि इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी किसके लिए, मेंस और वुमेन, दोनों क्या हैं, इक्वल राइट्स, दोनों के क्या होते हैं, इक्वल राइट्स होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट द वर्स्ट द मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। ये आपका रिलीजन कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स जैसे टॉपिक से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस है। लिख रहा है कि सबसे अगली फॉर्म क्या है कम्युनलिज्म का। तो कम्युनलिज्म का सबसे अगली फॉर्म आपका क्या, पहला कम्युनल वायलेंस है, क्या राइट्स है, मैसेकर्स है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो हम जानते हैं कि जब कम्युनल वायलेंस होते हैं या कम्युनलिज्म किसी के व्यक्ति के माइंड में भर जाता है तो वहाँ पे तमाम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वहाँ पे कम्युनल वायलेंस भी देखने को मिलते हैं, राइट्स भी देखने को मिलते हैं और मैसेकर्स भी मिलते हैं। यानी कि इसके तीनों ऑप्शन बिल्कुल क्या हो सकते हैं, सही। यानी कि ऑल द एबव यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कि कम्युनलिज्म का सबसे क्या बोल सकते हैं, अगली फॉर्म हमें इन तीनों रूपों में देखने को क्या हो जाता है, मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट इज लीडिंग टू द ब्रेक डाउन ऑफ कास्ट हायरार्की। किस चीज ने लीड किया किसको ब्रेक डाउन करने में, कास्ट हायरार्की। जो कास्ट हायरार्की है उसको ब्रेक डाउन करने में किन किन फैक्टर्स ने योगदान दिया। तो वी नो वेरी वेल दैट हमने पढ़ा था कि कास्ट हायरार्की जो कास्ट सिस्टम था, जो रिजिड था, उसकी जो रिजिडिटी थी उसको ब्रेक डाउन किया, थोड़ा सा लेवल डाउन किया। तमाम चीज़ों ने उसको जो है लेवल डाउन किया, लेवल अप से लेवल डाउन किया। उसमें हमने देखा था सोशल रिफॉर्मर्स ने यूज किया, अपना योगदान दिया था। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर। और फिर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस ने, साथ ही साथ आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ने कास्ट सिस्टम इन इंडिया को क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये तमाम फैक्टर थे जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम को ब्रेक डाउन इन सभी फैक्टर्स ने कर दिया। तो वही पूछ रहा है कि किस चीज ने लीड किया किसको ब्रेक डाउन करने में, कास्ट हायरार्की को। तो पहला है लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन। तो ये भी
सोशियो इकोनॉमिक चेंज का एक पार्ट है, यानी कि ये भी हमारा राइट आंसर है। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, तो भाई लिटरेसी रेट साक्षरता दर बढ़ेगी, एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा तो भी कास्ट हायरार्की आपकी क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी। एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ये तीनों फैक्टर्स आपने पढ़ा था सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस में, और ये तीनों इज द राइट आंसर किस चीज के लिए कि ब्रेकडाउन, ये तीनों फैक्टर ब्रेकडाउन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। किसके ब्रेकडाउन में, कास्ट एंड कास्ट हायरार्की या फिर कास्ट सिस्टम को, यानी कास्ट सिस्टम को ब्रेकडाउन करने में ये भी और ये भी तीनों एस्पेक्ट काफी मदद करते हैं, काफी अहम रोल अदा करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। विच लीडर्स वर्क फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, किन लीडर्स ने भारत में जो कास्ट सिस्टम है उसको एलिमिनेट करने में अपना महत्वपूर्ण वर्क किया, योगदान दिया। तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। ये दोनों लोग का नाम तो हमने पढ़ा था, लेकिन इनका नाम हमने नहीं पढ़ा था। ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी एंड पेरियार स्वामी नायकर, यानी पेरियार नायकर का मतलब पेरियार रामास्वामी नायकर। इन चारों का नाम हमने पिक्चर के माध्यम से भी देखा था, चारों लोगों का नाम, ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड महात्मा गांधी। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर छूट चुके हैं। स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले और राजा राम मोहन राय, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, गलत है। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। यानी कि राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी, साथ ही साथ पेरियार रामास्वामी नायकर। इन लोगों ने क्या किया, समाज से कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट करने के लिए तमाम काम किए। ये लोग सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने समाज से कास्ट सिस्टम को एब्सेंट करने में तमाम अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फैमिली लॉ डील्स विथ, फैमिली लॉ किन चीजों से डील करता है, तो क्या मैरिज एंड डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो एक मैरिज लॉ में किन किन बातों का उल्लेख मिल सकता है, तो पहली बात मैरिज और डाइवोर्स भी फैमिली लॉ होता है, पर्सनल मैटर होता है। एडॉप्शन वही मामला, इनहेरिटेंस वही मामला, यानी ये तीनों आंसर बिल्कुल क्या है, राइट है। ये तीनों आते हैं फैमिली लॉ में। किस में आते हैं, ये तीनों प्रोविजंस फैमिली लॉ में आते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन्स इन इंडिया, भारत में महिलाओं की लिटरेसी रेट की अगर बात करें, भारत में महिलाओं की लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो वो है 54% एज कंपेयर्ड विथ मेन जो इसका है 76%। ये देखिए, ये जो डेटा है वेरी करता रहता है। वर्तमान में अगर डेटा देखा जाएगा तो हो सकता है कुछ लेवल अप लेवल डाउन हुआ है, लेकिन एक जो बुक में एनसीईआरटी हमें देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंगली वुमेन्स का जो एजुकेशनल रेट है, जो बोल सकते हैं लिटरेसी रेट जो है वो 54% है, जबकि पुरुषों की जो है यानी मेल की 76% बताई गई है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है डी इज अ राइट आंसर। महिलाओं का जो लिटरेसी रेट है इंडिया में 54% है एज कंपेयर्ड विथ मेन, एज कंपेयर्ड विथ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट प्रोवाइड्स द इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क, यानी समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट पे आउट सिस्टम किस एक्ट के द्वारा निर्धारित किया गया था, तो वो किया गया था द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ कब, 76, 86, 66, 72, यानी कि किस 70 आपका 1976, यानी इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 के अंतर्गत आपका इक्वल वर्क के प्रति इक्वल वेज देने का प्रावधान लाया गया था। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कितनी सीटें इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन, यानी पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज में यानी लोकल गवर्नमेंट में महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व कर दी गई। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और ये इसका आंसर होगा 1/3, जिसमें हमने देखा था 1/3 सीटें महिलाओं के लिए क्या कर दी गई थी, रिजर्व कर दी गई थी। बाद में लोकसभा और स्टेट असेंबली साथ ही साथ दिल्ली असेंबली में भी 33% आरक्षण महिलाओं को या 33% सीटें महिलाओं के लिए क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई। किस एक्ट के माध्यम से, नारी शक्ति वंदन अधिनियम या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 के अंतर्गत इन सभी फील्ड में महिलाओं को 33% यानी कि 1/3 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी गई। तो यहाँ पर मामला पूछ रहा है पंचायत म्यूनिसिपालिटीज का कि उसमें कितनी इसमें जो है यानी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में जिसको
जिसको हम पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज बोलते हैं, उसमें महिलाओं के लिए कितनी सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, तो ये है 1/3 सीटें, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। बहुत अगर फास्ट चल रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो हमको लगता है कि बहुत बेसिक स्टैंडर्ड यानी फंडामेंटल क्वेश्चन ही है हर टॉपिक से, आप देखते ही आंसर बता दे रहे होंगे। यानी देयर इज नो ऑफिशियल रीजन इन, ऑफिशियल रीजन किस देश में देखने को नहीं मिला है, तो श्रीलंका में है ही, इंग्लैंड में है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन इंडिया में कोई ऑफिशियल रीजन नहीं है, क्योंकि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं सीधे। Which of the following statements are true regarding communal politics? कौन सी चीजें, कौन सा स्टेटमेंट, जो चारों स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं रिगार्डिंग टू कम्युनल पॉलिटिक्स, यानी कम्युनल पॉलिटिक्स से संबंधित कौन कौन से बिंदु जो है आपके सही हो सकते हैं, स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो पहला लिखा है कि स्टेट पावर, क्या लिखा है, स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। ये कम्युनलिज्म में हमें देखने को मिलता है, कम्युनलिज्म में ये हमें देखने को मिलता है कि जब एक धर्म और क्या बोल सकते हैं समाज, यानी समाज को धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास हो, और या फिर एक धर्म का दूसरे धर्म पर डोमिनेशन करने का प्रयास किया जाए, और उसमें स्टेट पावर, स्टेट मशीनरी भी अपना यूज करे, योगदान करे, यानी स्टेट मशीनरी का भी यूज किया जाए, तो इसी व्यवस्था को, ऐसी सोच को ही तो कम्युनलिज्म बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि स्टेट पावर इज यूज टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ग्रुप ओवर द रेस्ट, यानी एक रिलीजियस ग्रुप के ऊपर दूसरे रिलीजियस ग्रुप का क्या कराना है, डोमिनेशन, और इस पूरे प्रोसेस में स्टेट पावर का क्या हो, यूज हो, यानी एक धर्म का डोमिनेशन दूसरे धर्म पे कराने पर, एक धर्म का डोमिनेशन दूसरे धर्म पे कराने के लिए जब स्टेट पावर का यूज हो तो उसको ही क्या बोलते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स। और बिलीफ ऑफ वन रिलीजन्स आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि एक कम्युनल माइंड या फिर कम्युनिज्म की सोच रखने वाला व्यक्ति ये हमेशा सोचता है कि अपना धर्म सोचता है और करता भी है, और अपने धर्म को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि उसका धर्म क्या है, सुपीरियर है, सभी अदर धर्मों से, अदर रिलीजन से उसका रिलीजन जो है क्या है, सुपीरियर है। और थर्ड पॉइंट बोला जाए तो कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी। और जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो इसी पर ही आधारित है, जिसमें ये माना जाता है, इस विचार में ये माना जाता है कि दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी। समाज, सोशल कम्युनिटी का जो बेसिक फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होता है वो रिलीजन ही होता है, यानी धर्म ही, मतलब रिलीजन इज एवरीथिंग, रिलीजन इज क्या, एवरीथिंग। तो सोशल कम्युनिटी का जो प्रिंसिपल बेसिस होता है वो धर्म होता है। कौन सोचता है, एक कम्युनल पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति। यानी ये तीनों पॉइंट हमें बिल्कुल कम्युनलिज्म से रिलेट करते हुए देखने को मिल जा रहे हैं, यानी ये तीनों बिंदु अक्षरशः बिल्कुल एक कम्युनल पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक धर्म को दूसरे धर्म से सुपीरियर दिखाया जाता है, इसके बाद एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर डोमिनेशन कराने का प्रयास किया जाता है, और स्टेट पावर का भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है और यूज भी होती है। साथ ही साथ कि समाज का जो बेसिक फंडामेंटल मान लिया जाता है, कि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो धर्म को ही मान लिया जाता है। यानी कि ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कदम। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इन डिफरेंट स्टेट असेंबली। बात किया जाए कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इन डिफरेंट स्टेट असेंबली इज, स्टेट असेंबली में महिलाओं का रोल क्या था अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी डेटा, तो लेस देन 5%, स्टेट असेंबली की बात कर रहा है। वहीं पे लोकसभा की बात करें तो 2019 में पहली बार 14 पॉइंट समथिंग यानी कि लगभग 15% टच किया था 2019 यानी कि 2019 के डेटा के अनुसार लोकसभा में महिलाओं का जो रोल था, जो उनका जो है एक प्रकार से कह दें कि रिप्रेजेंटेशन था, सिर्फ 15% से भी कम था। वहीं पे स्टेट असेंबली में तो स्थिति और भी खराब थी, जिसमें लेस देन 5% हमें देखने को मिलता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर डिवीजन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन। जेंडर डिवीजन जो है एक सोसाइटी में जो होता है वो किस चीज पे आधारित होता है। पहला है
सोशल एक्सपेक्टेशन, स्टीरियोटाइप, या फिर ए और बी, या नन ऑफ दीज। तो ये बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही हैं। हम जानते हैं कि जो जेंडर डिवीजन है बेस्ड ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप, इसी पर ही आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो वुमेन आर मेन हु बिलीव्ड इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मेन्स एंड वुमेन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के लिए एक उचित ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें कि कहा गया है कि एक वुमेन और मैन हु एक आदमी हो या फिर औरत हो जो बिलीव करता हो, क्या करता हो, बिलीव करता हो किसमें, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, किसके लिए, मेंस और वुमेन के लिए। जो व्यक्ति या जो महिला पुरुष और महिलाओं दोनों के इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी को मानता हो, की बातें करता हो, कि इसमें विश्वास करता हो, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी मेल्स और फीमेल दोनों के लिए कुछ ऐसे विचार रखता है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी जस्ट हमने शुरुआत में पढ़ा था, तो उस व्यक्ति को हम लोग बोल सकते हैं फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट वो व्यक्ति होता है जो पुरुष और महिलाओं दोनों में इक्वलिटी की बातें करता है रिगार्डिंग विथ इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, या फिर जो भी चीज़ें आप बोल सकते हैं इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी। इस परिदृश्य में, इस अप्रोच में दोनों को क्या मानता है, इक्वल मानता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है कि क्वेश्चन मार्क, रिलीजन हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन देयर नेशनल पार्लियामेंट, यानी रीजन्स, किस रीजन्स में हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है महिलाओं का इन देयर नेशनल पार्लियामेंट। नेशनल पार्लियामेंट को हमने एक ग्राफ के माध्यम से पढ़ा भी था, जानते भी हम लोग कि नॉर्डिक कंट्री में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नेशनल पार्लियामेंट में काफ़ी हाई है, लगभग 42 पॉइंट समथिंग परसेंट है। वहीं पे इंडियन वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करें नेशनल पार्लियामेंट में तो अप्रॉक्सीमेट 11 पॉइंट समथिंग डेटा में दिख रहा था, जो कि बॉटम ऑफ द ग्रुप, यानी कि सभी राष्ट्रों में सबसे बॉटम में देखने को मिल रहा था। वहीं पे नॉर्डिक कंट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा कि नॉर्डिक कंट्री में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन सबसे अधिक देखने को मिलता है। वहीं पे अमेरिका जैसे बड़े देश में भी लगभग 23%, 23% के आसपास डेटा वेरी करता है, यानी कि सबसे हाईएस्ट वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नेशनल पार्लियामेंट में नॉर्डिक कंट्री में ही हमें देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ आई होप जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे हमने उसको अच्छे से समझ लिया। अभी जो क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सभी बच गए, अभी और भी एस्पेक्ट छूट गए, तो वो हम लोग जब इसका सेकेंड फेज में हम लोग करने वाले हैं उसमें इसको और डीपली से और थोड़ा सा लेवल अप करेंगे क्वेश्चंस का, असर्शन रीजन का, आपके केस बेस का, पिक्चर बेस का, और भी जो क्वेश्चन टॉपिक से आपको लगता है कि छूट गए होंगे उन सभी का। यानी कि हर चैप्टर के एमसीक्यूज को हम लोग 2 फेज में डिस्कशन करने वाले हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिविक्स, और हर चैप्टर का हम लोग 1 शॉट भी लेने वाले हैं। फिलहाल हम लोग टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर रहे हैं और हर एस्पेक्ट को समझ रहे हैं। तो आई होप आपको आज के सेशन के सभी एस्पेक्ट क्लियर हो गए होंगे। और आज हम आप सभी को बता दें कि जेंडर रिलीजन कास्ट जैसा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, जेंडर रिलीजन और कास्ट जैसे चैप्टर को हमने लाइन बाय लाइन, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हमारे सोसाइटी को आईना दिखाता है, इस चैप्टर को एक एक टू द पॉइंट डिस्कशन हमने किया अपने प्रीवियस 3 से 4 लेक्चर्स में। उसके बाद हमने इस चैप्टर के सभी एमसीक्यूज को भी कर लिया और इस चैप्टर को पूरी तरीके से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, तैयार कर लिया। अब हम अगले सेशन से पढ़ना, अगले दिन से हम लोग जितने भी सेशंस आएंगे उसमें हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो सिविक्स के 2 लेसन बचे हुए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप लगभग 10 से 15 दिनों में हमने पूरी सिविक्स को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और इसी लय में हम लोग पूरे एसएसटी को कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी चीज़ें आप अपने साथ पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और आई होप आपको हर सेशन आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। अगर कोई भी आपको कहीं से सजेशन देना हो तो पिन करिए कमेंट बॉक्स में, आप बिल्कुल हमें सुझाव दीजिए कि ये सजेशंस भी, ये सुझाव आपके लिए ये चीज़ें भी आपको करनी चाहिए। तो उस सभी सुझाव आपको जो है बिल्कुल आमंत्रित है, वो सभी सुझाव आपके लिए क्या, मेरे लिए क्या है, आमंत्रित हैं, और आप सभी उन सुझावों को बताएं कि ये चीज़ें भी और होनी चाहिए। सो आई होप आपके आज के सेशन के सभी एस्पेक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स, दोस्त, मित्र सभी लोगों से लविंग वन से पूरा इसको सेशन को शेयर करिए कि सभी लोग पढ़ें, सभी लोग बढ़ें। सो इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।